नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर होम मिनिस्ट्री के सोर्सेस के जरिए आ रही है। बताया जा रहा है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। खासकर हिंदुस्तान और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वहां पे सख्ती बरतने के लिए आदेश दिया गया है और तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। वहां जो हिंदुस्तानी फंसे थे वो वापस आ रहे हैं। उनके आइडेंटिफिकेशन को करके उनको हिंदुस्तान आने दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कल रात ये जो नेपाल में जो हिंसा भड़क रही है उसका स्पिल ओवर वो हिंदुस्तान में भी आ सकता है। हिंदुस्तान में भी उपद्रव मचाया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है और इसलिए एजेंसियां हाई अलर्ट पे है। नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल के ऊपर भी बहुत ही सख्त निगाह हिंदुस्तान की एजेंसियां रख रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ कि वहां पे स्टूडेंट्स, वहां के युवा सड़कों पे उपद्रव मचाते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है और अचानक से ये पूरा का पूरा मूवमेंट एंटी इंडिया मूवमेंट में वो बदल जाता है। वैसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए एजेंसियां 24/7 हाई अलर्ट पे है। कई सारी खबरें आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नेपाल धू धू कर जला, संसद को जला दिया गया, बकायदा राजमहल को फूंक दिया गया, कई सारे जेल तोड़ दिए गए, कैदी भाग रहे हैं, हर तरफ आग ही आग। वहां एक टेलीविजन चैनल के दफ्तर को आग लगा दिया गया, होटल्स को आग लगा दिया जा रहा है। मतलब अराजकता, एनार्की चारों तरफ है और पता नहीं इस एनार्की से किसे फायदा होगा और क्या नेपाल हासिल कर पाएगा। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये कि हिंदुस्तान को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद हिंदुस्तान में इसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट करने की बातें कर रहे थे। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस से Indian agencies are closely tracking the situation in Nepal to prevent the spread of anti-India sentiments similar to trends recently seen in Bangladesh. They are monitoring social media and other platforms to detect and counter any potential threat to Indian interest. Officials also fear that the unrest in Nepal could spill over, fueling similar demonstration among India's youth. Agencies are therefore keeping a tight watch on online activities and other channels to safeguard internal stability. तो आपने सुना हिंदुस्तान की सरकार किस तरीके से हाई अलर्ट पे है। दो चीजें हैं, एक नेपाल के अंदर ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां पे जेंगजी जो है इन लोगों ने बवाल किया, कहीं ये प्रोटेस्ट जो वहां के वर्तमान सरकार के खिलाफ है वो एंटी इंडिया मूवमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। जिस तरीके से ये बांग्लादेश में हुआ उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है। दूसरी तरफ ये फैल के हिंदुस्तान में ना आए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इस तरह के उपद्रवी तत्व हिंदुस्तान के अंदर हैं। उनको पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक वरदहस्त मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है, तो वो भी किसी भी कीमत पे वो जो वायलेंस अनरेस्ट वहां का है वो स्पिल ओवर करके हिंदुस्तान में ना आ जाए, उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। उस तरह के तमाम तत्वों को बाकायदा अंडर वॉच रखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, प्रॉब्लम्स हर समाज में, हर सरकार में कहीं ना कहीं हुआ करता है, लेकिन जिस हिसाब से ये 36 घंटे में सत्ता परिवर्तन हो गया, जिस हिसाब से श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कर दिया गया, जिस हिसाब से पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, जिस हिसाब से अभी वो करते करते रह गए, बच गए, अर्दगान यही काम उन्होंने किया था। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि सरकार ने कोई फैसला ले लिया, सोशल मीडिया बैन कर दिया और उस वजह से प्रोटेस्ट शुरू होता है और सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर बांग्लादेश को अगर आप देखें, बांग्लादेश में क्या डिमांड था? डेमोक्रेसी लाना है, नौकरी लाना है, इकॉनमी ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, यही डिमांड था ना। आपने शेख हसीना को हटा दिया,
वायलेंस के आधार पे। उसके बाद क्या हुआ? डेमोक्रेसी आ गई कि मूल्य आ गए? ह्यूमन राइट्स बहाल हो गया? या लड़कियों को अभी भी घसीट घसीट के मारा जा रहा है? वहां पूछा जा रहा है कि भाई तुम ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा मत पहनो। तो बहाने 10 हो सकते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे ये दुनिया भर में एक इंटरनेशनल गैंग जो चलता है, रिजीम चेंज, उसको कहते हैं CIA के 2 अलग अलग ऑपरेशन, RC एंड CM। RC का मतलब होता है रिजीम चेंज किसी देश में करवा दो, और दूसरा CM, चेंज द पर्सन, प्राइम मिनिस्टर को बदल दो, वहां का जो टॉप ये है उसको बदल दो। ये मुझे लग रहा है कि ऐसी ही चीजें वो नेपाल में देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हो गई, बवाल हो गया, नेपाल को जला दिया, सरकार भाग गई, अब आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है। नेपाल आर्मी पर्सनल्स हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस मेजर सिटीज इंक्लूडिंग काठमांडू वैली सिंस अर्ली मॉर्निंग। थ्रू लाउडस्पीकर they urge people to refrain from joining demonstrations to cooperate in maintaining peace and security. On the initiative of the Nepal Army, the Army Chief held midnight talks with the Gen Z protesters to understand their demands. Today, preparations are underway for a talk between President Ramchandra Podil and Gen Z representatives, with the Army mediating as the unrest continues. मतलब कल रात बातचीत का रास्ता खुला। हिंसा को रोकने के लिए आर्मी चीफ ने पहल की, प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत की, उनके डिमांड को समझा, और यह बताया जा रहा है कि आज शाम तक प्रेसिडेंट के साथ प्रोटेस्टर्स की बैठक होगी और उसके बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई ये स्थिति आई क्यों? ओली साहब के बारे में तो यही कहा जा रहा था कि वो चाइना एजेंट है, चाइना सारी चीज़ें वो चाइना से पूछ के करते हैं। ये वामपंथी और इस्लामिस्ट दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अगर वो वहाँ पे बाकायदा सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो समाज, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है ये कोई सोशल मीडिया के ऐप्स को बंद करने की वजह से नहीं है। वहाँ की सरकार ने वहाँ के कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसे बैन किया था। ये सिर्फ बहाना बना, लेकिन इसके पीछे के जो कारण थे वो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसको जरा देखिए। द रियल इशू इज करप्शन। Nepalis have been frustrated since 2006 when hopes of a better democracy were dashed by years of mismanagement. Despite the 2015 constitution, problems continued. Ordinary youth watched the children of political elite flaunt wealth and foreign trips while they themselves struggle with unemployment. Every day, 1,000 to 1,500 young Nepalese leave the country for work. Remittances make up 60 to 70% of the economy, but the life of ordinary people have not improved. This widening gap and lack of opportunities were the real reason behind the Gen Z protest. ये असल कारण है। इन लोगों ने वामपंथियों का झांसा में आकर के वहां की राजशाही खत्म करवा दी। ये माओवादी आ गए। हिंदुस्तान में भी बहुत माओवादी अलग अलग नकाब पहन करके घूमते रहते हैं ना। एक से एक नटवर लाल राजनीति में आते हैं, ये बदल दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ये सब के सब फॉरेन एजेंसीज के दलाल किस्म के लोग हैं। यही दलाली करते करते वहां पे लोग माओवादियों के झांसे में आ गए कि डेमोक्रेसी आएगी, राजशाही खत्म होगा। दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था उसको भी खत्म कर दिया। ये तमाम जो बंदूक लेकर के लोगों की हत्याएं कर रहे थे वो संसद में आ गए। तो बेड़ा गर्क तो होना ही था। मैंने जैसा कहा कि जहां वामपंथी और इस्लामिस्ट जिस समाज के सत्ता के ऊपर बैठेंगे वो समाज खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वो मुल्क। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतिहास गवाह है, नेपाल इसी बीमारी का शिकार हुआ है। जैसे इंसानी
जिसमें एड्स हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, वैसे एक मुल्क को अगर वामपंथियों और इस्लामिस्टों ने कब्जा कर लिया तो वो उस देश के लिए एड्स की तरह काम करता है। ये तो होना ही था। अभी आप देखिए कि ये जो लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि वहां पे जो लोग अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में था ना एक केजरीवाल कि ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और सबसे भ्रष्ट पार्टी इसी की निकली। तो इस तरह के लोग, इस तरह की पार्टियां, इस तरह की विचारधाराएं कितना डेंजरस होती है, उसी पाप का फल आज नेपाल एज ए देश, एज ए मुल्क वो भुगत रहा है। खबर अभी खत्म नहीं हुई है। नेपाल में अभी और भी बवाल होने वाला है, लेकिन हर हिंदुस्तानियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इस तरह के वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होता। ये ऐसा कुचक्र है कि जिसमें एक बार एक समाज फंस जाता है तो फंसा ही रह जाता है। हिंदुस्तान के विपक्ष को इस नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट के ऊपर सामने आकर के कंडेम करना चाहिए। ये लोग जो नाच रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, इस तरह के नेताओं से हिंदुस्तान की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।